Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about the Central Vigilance Commission, which is chapter 59, and one already video I have covered about the Central Vigilance Commission. So this is 59.2, right? And this is a series of Indian polity, and for this I have taken reference from the Lakshmikant book, right? This is very important book as far as the civil services examination is concerned, and I'll be also providing the PDF for notes. You can utilize these PDFs as a note, and your note making part will be very easy if you utilize the PDF as a note. So before starting this class, I will say that you are new to the channel, then please subscribe and also press the bell icon so that you can get the notification of my videos whenever I upload, right? So let's move. एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. फंक्शंस इस सीबीसी का हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, क्या क्या फंक्शन प्ले करती है. तो इसका पहला फंक्शन है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है और इंक्वायर करती है. क्या? जब भी कोई करप्ट प्रैक्टिस कोई भी पब्लिक सर्वेंट करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, एंड उसको इंक्वायर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का पावर है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास. और ये इंक्वायरी होती है अंडर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो कि 1988 में आया था, इसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं करप्शन से रिलेटेड. उसी के हिसाब से, उसी ऑफेंस के हिसाब से इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, जो कि ऐसा पता चलता है कि वो इंडल्ज है करप्ट प्रैक्टिसेस में. ठीक है. नेक्स्ट, ये इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है कुछ मेंशन्ड कैटेगरीज में, जैसे कि मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब समझिए, कुछ मेंशन्ड कैटेगरीज है जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जो कि कहते हैं ब्रॉडली इन तीनों को ऐड कर दो तो इनको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज है. ये इन लोगों के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर सकती है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि बेसिकली ये इसका टास्क है. और जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो यूनियन और ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, यूनियन में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे अगर उन पे कोई चार्जेस लग रहे हैं करप्शन के, तो उनके अगेंस्ट में भी जांच पड़ताल कर सकती है सीबीसी. कुछ स्पेसिफाइड लेवल के ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके अगेंस्ट भी कोई करप्शन का चार्ज है तो वहाँ पे डेफिनेटली सीबीसी का पावर है कि उसको इन्वेस्टिगेट या फिर इंक्वायर कर सकती है. नेक्स्ट देख लीजिए, ये सुपरिटेंडेंस का भी जॉब करती है. ठीक है. किसके लिए? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो कि सीबीआई को कहते हैं. सीबीआई क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये कैसे इस्टेब्लिश किया गया था? एक स्पेशल एक्ट लाके, जिसको कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. तो इनको सुपरिटेंडेंस का काम कौन करता है? सीबीसी. ठीक है, सिंपल. और ये भी मतलब इनके एम्प्लॉय भी करप्शन में इंडल्ज ना हो, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये भी इंश्योर करती है सीबीसी. इनफैक्ट कुछ और फंक्शन प्ले करती है ये, जैसे कि ये डायरेक्शन देती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट सीबीआई को डायरेक्शन देती है रिगार्डिंग द कैसे मतलब ये करप्ट प्रैक्टिसेस में कैसे इंडल्ज लोगों को पकड़ना है. रिगार्डिंग दैट डायरेक्शन भी सीबीसी से आता है, मिलता है सीबीआई को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट ऑल्सो रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसको सीबीआई कहते हैं. ठीक है, उनके जो भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई, उनका प्रोग्रेस क्या है उसको रिव्यू करने का भी काम सीबीसी करती है. तो देखिए, सीबीसी सीबीआई के ऊपर बैठी है, मतलब उनके काम से रिलेटेड रिव्यू करना, उनको प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, उनको डायरेक्शन देना सीबीसी का काम है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये. नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग विद द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी कंपीटेंट अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि वैसी अथॉरिटी जो कि डेजिग्नेटेड है, कि जो एक्शन ले सकती है करप्ट प्रैक्टिस वाले लोगों पे,
जो कि जैसे कोई बंदा, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि उसको डील कर रही है, तो उसके पास कोई एप्लीकेशन आया हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ऑलरेडी कि भाई ये फलाना बंदा जो है, नाम है एक्स, इंडल्ज है करप्ट प्रैक्टिस में, करप्शन में इंडल्ज है, और आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आया हुआ है, तो आपने क्या प्रोग्रेस किया इसमें, उसको भी रिव्यू कर सकती है सीबीसी। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, it also tender the advice to central government and its authorities as referred by them। मतलब कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसकी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी रेफर करती है मैटर को सीबीसी के पास कि साहब इसमें ना हमें लग रहा है कि हमारे अधिकारियों ने कुछ करप्ट प्रैक्टिस किया है, तो आपका क्या मानना है, आप थोड़ा सा इसमें जांच पड़ताल कीजिए, तो उसके लिए ये जब भी एडवाइस देती है, वो एडवाइस देने का काम सीबीसी का होता है। टेंडर कर सकती है एडवाइस जब भी इसके पास कोई मैटर रेफर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसकी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, सारे सिंपल पॉइंट्स हैं ये। सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज, तो आपको बता दूं कि हर मिनिस्ट्री में इन एवरी मिनिस्ट्री एक सीवीओ होता है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है। ठीक है, और वो काम करता है कि भाई मिनिस्ट्री में कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा हो, इसके लिए वो एक्टिव रहता है हमेशा। तो सीवीओ का भी जो मतलब सुपरिटेंडेंस होता है वो भी करती है कौन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि किया जाता है किसके द्वारा, सीवीओ, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है ये। ठीक है, ये हर मिनिस्ट्री में बैठते हैं, ये अधिकारी जो होते हैं हर मिनिस्ट्री में बैठते हैं, तो इनका भी सुपरिटेंडेंस का काम सीबीसी ही करती है। Next, it inquire into the complaints received from the public interest disclosure and protection of informers resolution। तो इसका मतलब ये है कि कई बार आपने सुना होगा एक वर्ड विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, लेकिन इनको पता चला कि ये फलाना बंदा ए को, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है या फिर आईएएस है, आईपीएस जो भी है, ये इंडल्ज हुआ है किसी करप्ट प्रैक्टिस में, और मुझे पता चल गया और मैंने जाके ये सीबीसी को बता दिया, तो मतलब मैं हूँ एक विसिल ब्लोअर। तो विसिल ब्लोअर ऐसे इंटरेस्टेड लोग होते हैं, ग्रुप होती हैं जो कि इंटरेस्टेड रहती है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को उजागर किया जाए अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन। तो जब भी ऐसा कोई कंप्लेन आता है जो कि विसिल ब्लोअर के द्वारा किया गया है, उसमें भी इंक्वायरी करने का काम होता है सीबीसी का। ठीक है, सिंपल सी बात है। Next, the central government is required to consult the CBC in making rules and regulations regarding the vigilance and disciplinary matters relating to the members of central government and all India services। सिंपल सी बात है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चेंज लाती है विजिलेंस से रिलेटेड या फिर डिसिप्लिनरी मैटर्स से रिलेटेड जो कि रिलेटेड है मेंबर्स जो भी हैं सेंट्रल सर्विसेज के या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के, तो वो चेंज तभी लाया जा सकता है जब वो कंसल्ट किया जाए सीबीसी से। सिंपल सी बात है। तो ये सारे फंक्शंस टाइप के हैं। इट हैज बीन नोटिफाइड एज द स्पेसिफिक अथॉरिटी विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसका मतलब समझिए, जो सीबीसी है ना, इसको सरकार ने नोटिफाई किया है कि आप ही वो अथॉरिटी हैं जो इंफॉर्मेशन ले सकती हैं रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस जो भी हुई हैं अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो एक नया जाल यहाँ पे आगे देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काला बाजार, जो पैसे का काला बाजार है, जहाँ पे ब्लैक मनी जनरेट होती हैं, वो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी रिसीव करने का काम सीबीसी को होता है। ठीक है, वो भी मतलब यही वो अथॉरिटी है जो कि स्पेसिफिक अथॉरिटी है जो कि मनी रिलेटेड मैटर्स से, मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वगैरह को भी डील कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकती है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो कि 2013 में आया था, उसने अमेंड कर दिया, अमेंडेड बोथ द सीबीसी एक्ट 2003 एंड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके द्वारा सीबीआई का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होता है सीबीआई का, उसको अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीसी।
तो देखिए पहले क्या था, 2013 से पहले जब लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट नहीं आया था, उससे पहले ये था कि जो डायरेक्टर होते थे प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन से मतलब है कि जो सीबीआई में जो मेन जो अधिकारी हैं जो कि प्रोसिक्यूशन करते हैं चीज़ों का, मतलब जो भी उनके पास मैटर आया उसका प्रोसिक्यूशन करने का काम करते हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं लेना पड़ता था सीबीसी का, लेकिन अब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चेंज, सीबीसी को ज़्यादा पावर दिया गया। अगेन सॉरी। Then chairperson and the 2 vigilant commissioners plus secretaries of Ministry of Home Affairs and direct Department of Personnel and Training is also the member of selection committees on whose recommendation officers to the post of levels of SP and above in CBI except director of CBI is appointed। अब बात समझो इसको। पहले क्या होता था कि जो एसपी या फिर उससे बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं थे सीबीआई के, उनका अपॉइंटमेंट में विजिलेंस कमिश्नर का रोल नहीं होता था। चेयरपर्सन, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं चेयरपर्सन किसके, सीबीसी के, उनका रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब उनका भी रोल डाल दिया गया है, बोला कि भाई जो एसपी से या फिर एसपी या उससे बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं सीबीआई में, उनका जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल के रिकमेंडेशन पे ही होगा, जिनमें सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चेयरपर्सन, जिनका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंट कमिश्नर होते हैं, इनका भी रिकमेंडेशन चाहिए। अलॉन्ग विथ सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के भी मेंबर्स जो होंगे वो भी मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी के, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। Then it also conduct the preliminary inquiry into the complaints referred by the Lokpal related to the group A, B, C, D employees, ठीक है। तो सीबीसी को ये भी टास्क दे दिया गया। पहले क्या है, ग्रुप ए, बी, सी, डी अधिकारियों को रिलेटेड जो भी इंक्वायरी थी ये नहीं करती थी, लेकिन आज के डेट में अगर इसके भी अधिकारी ग्रुप ए, बी, सी, डी लेवल के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, उनसे रिलेटेड भी कोई करप्ट प्रैक्टिस आता है तो उसको भी इनको रेफर किया जा सकता है। लोकपाल इसको रेफर कर सकती है किसके पास, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास, कमीशन के पास जाता है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ज्यूरिडिक्शंस का, ये मतलब इनका जो पहुंच है, इनका जो हाथ है, इनका हाथ पांव कहाँ तक पहुंचता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहाँ कहाँ अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बिठा सकती है। तो सबसे पहले तो भैया वो लोग जो कि मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो कि तीन कैटेगरी के अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। ये अधिकारियों तक तो पहुंच होती ही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, इनके प्रैक्टिसेस को जांच पड़ताल, इंक्वायरी वगैरह सब की जा सकती है। यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होते हैं, यूनियन के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, वहां तक भी इनकी पहुंच है, मतलब उनके भी अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस हैं तो ये इंक्वायरी कर सकते हैं। देन कुछ ऑफिसर्स हैं जो मैंने बताया था ना आपको, स्केल ऑफिसर्स, वैसे ऑफिसर्स जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं और उनका स्केल 5 एंड अबव है, उनके अगेंस्ट भी करप्ट प्रैक्टिसेस का इंक्वायरी वगैरह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कर सकती है। या फिर कोई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रेड डी में है एंड अबव है, ग्रेड डी एंड अबव में है, और वो लोग आरबीआई या फिर नाबार्ड या फिर सिडबी में काम करते हैं। अब ये तीनों ये एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडीज टाइप की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। सिडबी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये तीनों जो है रेगुलेटर हैं और इनके जो अधिकारी इनमें काम करते हैं, जिनका लेवल ग्रेड डी से ज़्यादा है, ग्रेड डी एंड अबव, उनके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस हैं, तो इसको भी इसी के ज्यूरिडिक्शन में रखा गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह बिठा सकती है, बहुत ही सिंपल है। देन चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ इको 8, ये बेसिकली पे लेवल होता है, ठीक है। इको 8 मतलब इस लेवल के, पे लेवल के अधिकारियों का भी करप्ट प्रैक्टिसेस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंक्वायर कर सकती है। इन शेड्यूल ए एंड बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो काम करते हैं, ठीक है। या फिर E7 चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन बोर्ड ऑफ E7 एंड अबव इन शेड्यूल सी एंड डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ज़्यादा घबराना नहीं है एक्चुअली, इसमें जो शेड्यूल आपको नहीं समझ में आया तो ये
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि गेल, भेल, सेल और कुछ इसको शेड्यूल वाइज किया गया है। तो सिंपल सा याद रखना है कि मतलब ये जो पे ग्रुप है इनका E8 एक पे मैट्रिक्स है, इसमें शेड्यूल ए एंड बी के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और जो E7 जो कि शेड्यूल सी एंड डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, इस लेवल के लोगों को भी शिकंजा कसा जा सकता है। या फिर मैनेजर एंड अबव इन, जो भी मैनेजर्स या फिर उससे बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं जो कि ग्रुप इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, GIC जिसको बोलते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा है CVC का। या फिर सीनियर डिविजनल मैनेजर्स जो कि LIC में काम कर रहे हैं या फिर उनसे ऊपर वाले जो ओहदे वाले लोग हैं LIC में काम कर रहे हैं, उन पे भी शिकंजा रहता है CVC का, ठीक है। देन वर्किंग कैसा है भैया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये अपने खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकती है, इसके ऊपर कोई नहीं है। खुद के प्रोसीजर्स में चेंजेस ला सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। इसके पास जब ये काम करती है तो सारे पावर्स होते हैं रिलेटेड टू ए कोर्ट, सिविल कोर्ट, ठीक है। और ये जो इसकी प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशियल नेचर की होती है, ठीक है। मतलब पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट से मतलब ये है कि किसी भी अथॉरिटी से ये इन्फॉर्मेशन मांग सकती है, सबूत इकट्ठा कर सकती है, गवाहों को इंक्वायर कर सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट को होता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी एज टू द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रिगार्डिंग जो मैटर आता है इनके पास करप्ट प्रैक्टिसेस का, जो कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पाया गया है, उसके तो ये डायरेक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए। एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, उस एडवाइस को कंसीडर किया जाता है CVC के एडवाइस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब जनरली इसको अवॉइड नहीं कर सकती है, बट अगर कई बार ऐसा होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके एडवाइस को नहीं मानती है तो रीजन देना पड़ता है कि क्या रीजन है नहीं मानने का, वो भी रिटन में CVC को रीजन देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एनुअली, ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस रहा इसका। एंड ये जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट रख देते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखा जाता है। विजिलेंट यूनिट्स देख लेते हैं मिनिस्ट्रीज में। तो हर मिनिस्ट्री में, सारे मिनिस्ट्रीज या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिसका काम होता है विजिलेंस करने का। वो फंक्शंस क्या क्या प्ले करता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि कलेक्ट करता है इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द करप्ट प्रैक्टिसेस एमंग द ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो IAS IPS होते हैं उनके अगेंस्ट में इंटेलिजेंस का काम करता है, कलेक्ट करता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ चल रही हैं आज के डेट में। इन्वेस्टिगेट करता है वेरीफाइबल एलिगेशंस रिपोर्टेड टू हिम, मतलब कि जब भी कोई उसके पास कोई एलिगेशन आया है कि फलाना जो IAS अधिकारी है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देता है वो अधिकारी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जिसका नाम होता है। इट ऑल्सो प्रोसेस द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न। तो इनका काम तो इंक्वायरी करने का होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। और डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेता है? तो कम्पिटेंट जो अथॉरिटी होती है, जिनके एम्प्लॉय होते हैं, वही डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है वो अधिकारी, CVO जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, और पाया कि फलाना जो है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है करप्शन में, तो वो बता देगा कम्पिटेंट अथॉरिटी को कि भाई ये मैटर है और यहाँ पे तो इन्वॉल्वमेंट है ही, तो आप एक्शन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रेफर मैटर टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर एडवाइस वेरेवर नेसेसरी। अब हम जान लेते हैं विसिल ब्लोअर के बारे में थोड़ा सा। ये विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2014 में। ऐसा देखा जा रहा था कि जो लोग विसिल ब्लोइंग का काम कर रहे थे, जो वैसे लोग जो कि इंटरेस्टेड थे कि मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस जो कि सरकारी दफ्तरों में हो रही थी उनको हाईलाइट करते थे, तो उन लोगों को कहा गया विसिल ब्लोअर। लेकिन उन पे आत्मघाती हमले हो जाते थे। मतलब जब भी उन्होंने किसी को हाईलाइट किया और किसी को पता चल गया कि भाई ये तो हाईलाइट कर दिया इसने, तो उसको जान से भी मरवा देते थे। तो कई बार ये देखा गया कि विसिल ब्लोअर के ऊपर खतरा आ जा रहा था। खतरा आने की वजह से
ऐसा सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वो एक्ट लाया गया 2004 में। उसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं, वो एक एक करके बता देता हूँ। दिस एक्ट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ विसिल ब्लोअर, मतलब जो विसिल ब्लोअर है जो कि बता रहा है कि ये बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द सिस्टम टू इनकरेज पीपुल, वैसे लोगों को जो कि मतलब लोगों को इनकरेज किया जाए कि विसिल ब्लोइंग करो, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको बताओ, तो ये भी इसके लिए भी ये ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। एज पर द एक्ट, ए पर्सन कैन मेक ए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑन करप्शन बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिंपल सी बात, बंदा कोई भी बंदा पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर कर सकता है बिफोर ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बट अगर कोई बंदा फॉल्स या फिर मलिशियस या फिर फ्रीवोलस कंप्लेंट करता है जो कि गलत है, उसको पनिश भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गलत सलत जाके भी किसी के बारे में बक दोगे, कुछ भी पनिशमेंट हो सकता है 2 साल का, या फिर 30,000 रुपये भी देने पड़ सकते हैं फाइन के तौर पे। डिस्क्लोजर कैन बी मेड इन राइटिंग और बाई ईमेल मैसेज, तो आप जो विसिल ब्लोअर होते हैं वो आप भी हो सकते हो। आपके अगल बगल के दफ्तरों में देखो कोई IAS वाईएएस को ट्रेस करो जो करप्ट प्रैक्टिस गलत नहीं है, और विसिल ब्लोइंग कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, रिटर्न कोई दे सकते हो जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, या फिर ईमेल डाल सकते हो। वही होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि जहाँ पे वो काम कर रहा है IAS, वही उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। प्रोसीजर एक फॉलो करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देना पड़ेगा, फुल पार्टिकुलर्स बताना पड़ेगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो, कुछ अदर मटेरियल अपने सपोर्ट में कि भाई ये मैंने पाया है जिससे मुझे लगता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज है। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स भी होती हैं हमारी कंट्री में। मुझे कमेंट करके बताना, इस पर थोड़ा रिसर्च करो क्या होता है ये, कमेंट करके बताना कि ये होता क्या है। मैं भी तो देखूं कि आप लोग खाली सुन के और सो जाते हो या फिर कुछ थोड़ा सा रिसर्च भी करते हो। मुझे बताना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 59 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। चैनल पे नए हो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो बनता है, कर ही लो, अभी कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, शेयर भी कर दो, और एक तो लाइक कर ही देना। थैंक यू, बाय।